हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमारा क्लास 10th का स्टैटिक्स का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। आज हम उसी सीरीज़ में दूसरा वीडियो बना रहे हैं। और देखिए, जो हमारा पहला वीडियो था वो क्लास 9th के सिलेबस पर आधारित था। वो उन बच्चों के लिए था जो क्लास 10th में तो पहुंच गए हैं, लेकिन क्लास 9th का उन्होंने सिलेबस ही नहीं पढ़ा है। ठीक, वो स्टैटिक्स से परिचित ही नहीं थे। स्टैटिक्स किसे कहते हैं, ठीक है, स्टैटिक्स का महत्व क्या है, वो कुछ नहीं उसमें जानते थे। ठीक, लेकिन आज जो हमारा वीडियो बन रहा है वो क्लास 10th के पर आधारित है और यहीं से हमारे क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट होता है। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आज सीखते हैं और सवाल लगाने का बहुत बढ़िया तरीका देखते हैं कि कैसे सवाल लगाया जाता है, ठीक है। और सब लोग बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। अब आप लोग, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो क्लास 9th में मैथ नहीं पढ़ा है, या यूँ कहिए कि पीछे 6, 7, 8 में मैथ नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर उसको जोड़ घटाना इत्यादि आता है तो बिल्कुल उसको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक है। उसको टेबल आने चाहिए, कम से कम 10 तक तो टेबल याद ही होने चाहिए। हालांकि वो प्रयास करके 20 तक का टेबल याद कर ले, लेकिन अगर 10th तक का भी टेबल याद है तब भी सीख ले जाएगा। तो चलते हैं हम बहुत ही लो स्तर से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से स्टैटिक्स को सीखते हैं और सवाल लगाने के तरीके को सीखते हैं, ठीक है, कि हम लोग सवाल को कैसे लगाएं। बहुत सारा चीज़ हम लोगों को यहाँ सीखने के लिए मिलेगा। बहुत हड़बड़ाहट में मत देखिएगा यहाँ पर। अगर बहुत हड़बड़ाहट में देखने के लिए आए हैं तो इस चैनल को छोड़ दीजिए। यहाँ धीरे धीरे बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से आप देखिए और व्यवस्थित तरीके से सीखिए। तो चलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, जो हमको सवाल मिलेगा इसमें पहला काम तो हम समांतर माध्य पढ़ रहे थे। तो समांतर माध्य में एक बार हम फिर यहाँ पर समांतर माध्य ही स्टार्ट होगा, जो क्लास 9th में पढ़ा गया समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो वही समांतर माध्य, अर्थात फिर से हम एक बार परिभाषा पढ़ते हैं क्योंकि पहला चैप्टर हमारा समांतर माध्य पर ही आधारित है, ठीक। तो समांतर माध्य वह संख्या होता है जो पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, ठीक है। फिर से देखो, समांतर माध्य वह संख्या होता है जो पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो समांतर माध्य को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, बार एक्स से, या किससे व्यक्त करते हैं, एम से, ठीक है। समांतर माध्य को मीन से, एम से भी व्यक्त करते हैं और बार एक्स से व्यक्त करते हैं। हम लोगों के क्लास 10th में ज़्यादातर इसी का प्रयोग किया गया है, तो हम इसका भी प्रयोग करेंगे, इसी का करेंगे, या कोई चाहता है तो इसका भी प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम सीखते हैं, आगे हम लोग चलते हैं समांतर माध्य में। एक चीज़ और देखते हैं, ठीक। देखिए, वहाँ पर पदों के योग बटे पदों की संख्या से ही भाग देने पर, जैसे हमने बताया था अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, अवर्गीकृत आंकड़े वे होते हैं जिसमें हमको बारंबारता नहीं दी रहती है, आवृत्ति नहीं दी रहती है, एफ का मान नहीं दिया रहता, वो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं जिसमें सिंपल दिए रहते हैं, ठीक है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य का जो सूत्र होता है, हम लोग यही लिखते हैं, समांतर माध्य बराबर लिखते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमने आपको बताया था कि पद को, देखिए पहली बार पद को किससे व्यक्त करते हैं, यक्स से। ध्यान में रखिए, पद को यक्स से व्यक्त करते हैं और योग को सिग्मा नोटेशन, सिग्मा से व्यक्त करते हैं। इसको सिग्मा बोलते हैं। इस सिग्मा का मतलब योग का मतलब जोड़, माने जोड़ देना है, कुछ करना नहीं, खाली इतने आप देखिए कि सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, बस इतने समझ लीजिए। इसको पढ़ने का तरीका समझ जाइए बस, और कुछ नहीं, सबको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर मत डालिए, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, पदों का योग, पद यक्स हो गया, ऐसे सिग्मा लगा दीजिए। पदों का योग, सिग्मा माने योग होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या को n से व्यक्त किया जाता है, नंबर, संख्या।
ठीक है, नंबर मीन्स संख्या। अच्छा, समांतर माध्य को किससे हम लोग डिनोट करेंगे? जिसका मन कहे वो बार एक्स से डिनोट करे, या किसी का मन कहे तो एम से भी डिनोट कर सकता है। ठीक है, ये हम चलिए बार एक्स से व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम लोगों के स्कूल में बार एक्स से ही प्रयोग होता है, हम लोगों के सिलेबस में। ठीक है, ज़्यादातर टीचर आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब देखिए, इस सूत्र का प्रयोग हम लोग कक्षा 9th में करते हैं, या छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी होता है, बहुत जगहों पर होता है। ठीक है, तो एक बार हम देख लिए। अब हमको जो कक्षा 10 में पढ़ना है वो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं, इसका अभी कहीं यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, हम आगे देखते हैं। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ध्यान से देखिए, आंकड़ों के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब ये होता है जब यफ का मान दिया हो, जब आवृत्ति दिया गया हो। हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ पर लिख लीजिए, अर्थात जब बारंबारता, ठीक है, बारंबारता, क्वेश्चन में बारंबारता दिया रहेगा एकदम स्पष्ट। अभी आप केवल लिखिए, देखते जाइए, सवाल भी आपको 100% आना है। पहले जितना बताया जा रहा है उतना बड़े ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, जब बारंबारता एफ दिया गया हो। ठीक है, बारंबारता को एफ से व्यक्त करते हैं, एफ माने फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिया गया हो। अभी एक चीज़ देखिए, यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, इसके लिए बारंबारता का सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता था, इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। एक बार फिर से सब लोग देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ों का सूत्र देखिए। अब जो सूत्र हमको बताना है वो मैथमेटिकल में बताना है, ये नहीं पदों का योग बटे पदों की संख्या ना। अब ये सब छोड़ दीजिए, अब आप एकदम मैथमेटिकल तरीके से बताइए, बहुत अच्छे तरीके से। अब बोल सकते हैं, बोलने की कोशिश करिए, जहाँ बैठे हैं वहीं बोलिए, अगर नहीं बोल पा रहे हैं कहीं वहीं अकेले बोलिए। ठीक है, ऐसे लिखिए, पदों का योग माने ऐसे, एक्स मीन्स पद होता है। ठीक है, प्राप्तांक भी होता है, चाहे पद बोलिए चाहे प्राप्तांक। पदों का योग बटे पदों की संख्या, बस हो गया, ये होता है। ये हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए होता है। अब इसी को हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों में कैसे करते हैं। अब यफ दिया है, तो यफ दिया है तो कुछ टेंशन नहीं है, आप यफ को क्या करिए, इसी सिग्मा और एक्स के बीच में यफ को घुसा दीजिए। ठीक है, बस हो गया। ऐसे देखिए, समांतर माध्य, ये देखिए, बार एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन, हमने कुछ नहीं किया। अब देखो, ये देखिए, ये सिग्मा कुछ हमारा जो है कुछ मर्जिया बन गया। ठीक, गड़बड़ बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ठीक, सिग्मा एफ एक्स अपान एन, आपको कुछ करने नहीं है। अवर्गीकृत आंकड़ों का भी सूत्र वही है, वर्गीकृत आंकड़ों का भी वही है, फर्क थोड़ा सा है, इसमें एफ नहीं है। तो जब एफ नहीं था तो एफ नहीं लिखे थे, अब वर्गीकृत आंकड़ों में एफ आ गया है, यहाँ स्पष्ट हमने दिखा, बस एफ यहाँ बढ़ा दीजिए, हो गया। देखिए, ये सूत्र है, सुन लीजिए एक मिनट। ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए कई सूत्र हैं। एक प्रत्यक्ष विधि होता है, ठीक है, और एक अस्यूम्ड मीन विधि होता है, मेथड होता है। अस्यूम्ड मीन माने कल्पित माध्य विधि, और एक होता है पद विचलन विधि। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक विधि को सीखते हैं। यही विधि जो है भैया जी, ये प्रत्यक्ष विधि है। ठीक, इसको क्या कहेंगे, ये कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष को इंग्लिश में डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। इस विधि को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ये अवर्गीकृत वाला हम हटा दे रहे हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं अभी। ठीक है, भविष्य में काम बहुत लगेगा, लेकिन अभी कोई काम नहीं। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो बारंबारता है उसका सूत्र हो गया बार एक्स इक्वल टू, बार एक्स का मतलब क्या हुआ, समांतर माध्य, या उसको प्रेम से क्या बोलते हैं, प्यार से इसको माध्य बोलते हैं, शॉर्टकट भैया में। ठीक है, जैसे किसी का नाम प्रेम प्रकाश भैया हो, उसको प्रकाश भैया कहिए। ठीक है, वैसे समांतर माध्य को क्या कहते हैं, माध्य भी बोलते हैं। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। एक चीज़ हमने कई बार बताया है,
अगर यफ को कहीं जोड़ लोगे, जैसे पहले वीडियो में हमने लास्ट में बताया है, यफ को जोड़ने पर, यफ को जोड़ने को क्या कहते हैं, जैसे यफ है इसको जोड़े तो सिग्मा यफ, तो यफ को जोड़ने पर जो मान होता है उसी को एन कहा जाता है। मतलब सिग्मा यफ की जगह पर हम लोग एन लिखेंगे। आप नहीं अगर समझ पा रहे हैं, बस इतने दिमाग में बैठाइए, अभी क्वेश्चन में हम बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। जब क्वेश्चन एक लेते हैं तब आप लोग उसमें बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक, जब कभी यफ को हम जोड़ देंगे, पूरा यफ ऊपर से नीचे तक, तो जो जोड़ने पाएगा उसको एन बराबर लिखेंगे। ये दिमाग में बैठाए रखिए, ये तब तक बैठा रखिए जब तक इस किताब में पूरा स्टैटिक्स ख़त्म नहीं हो जाता कि यफ को जोड़ने पर एन प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा इसी को देखिए, इसीलिए इसी सूत्र को बहुत से लोग ऐसे किताबों में ऐसा भी छपा मिलेगा, ध्यान से देखिए, बार एक्स इक्वल टू सिग्मा यफ एक्स अपान सिग्मा यफ। देखिए हमने सिग्मा यफ बराबर लिखा कि नहीं, एन सिग्मा यफ बराबर एन लिखा है, मतलब एन चाहे सिग्मा यफ लिखिए चाहे एन लिखिए, हालांकि हम इसको एन ही का प्रयोग करने चल रहे हैं। ठीक है, बार बार एन लिखेंगे, लेकिन दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए कि इस एन को सिग्मा यफ भी लिखा जा सकता है। बहुत अच्छे तरीके से देखते चलिए। ठीक है, एक कॉपी ले लिया कीजिए, एक रफ ले लिया करिए और अच्छे से उसमें देखते चलिए आप। ठीक है, चलिए अभी पहले देख लीजिए, बाद में फिर से देख लीजिएगा क्या करना है। ठीक, लेकिन जहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कॉपी रहेगा तो कम से कम बता सकते हैं। अब इसको देखिए, तो हमारा बार एक्स का सूत्र क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स अपान एन। एन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ को जोड़ने पर ही एन मिलता है। तो चाहे एफ सिग्मा एफ लिख दो, एफ का जोड़, और चाहे उसके स्थान पर एन लिख दीजिए। ठीक, अब हम चलते हैं आगे, सवाल लगाएंगे। ध्यान में रखिए, ये प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अभी तो हम ऐसे ओरल बता दे रहे हैं, अभी बहुत अच्छे तरीके से उस कहाँ किया जाता है कहाँ नहीं किया जाता, जब सवाल को बार बार देखेंगे तब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जब यफ और यक्स का मान छोटे छोटे होते हैं, ध्यान में रखिए, जब यफ की पूरी लाइन छोटे छोटे अंकों की होती है, कम अंकों की होती है, और यक्स की लाइन भी छोटे छोटे अंकों की होती है, वहाँ मतलब जहाँ हम सिंपली गुणा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गुणा एफ एक्स का है। ठीक, एफ एक्स का गुणा है, अभी इसको देखना भूल जाइए, एफ एक्स का गुणा करना पड़ेगा। दो चिन्ह जब होते हैं उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, तो वहाँ पर गुणे का निशान होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, याद रखिए। अगर कहीं ऐसे एक्स वाई लिखा है तो इसका मतलब एक्स वाई मत देखिए, इसको दिमाग से देखिए, एक्स गुणे वाई देखिए। ठीक है, गुणे का निशान ऐसे भी बनता है, ए भी गुणे का निशान है, इनटू है। ठीक है, अक्सर ये बीजगणित में प्रयोग किया जाता है, जब दो अंक होते हैं तो अगर एक बीजगणित का अंक है तो इस इनटू का प्रयोग किया जाता है, इस गुणे का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कोई भी गुणा कहीं भी यूज करिए, आजकल हम लोग तो इसको अंक गणित के बीच में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यफ गुणे एक्स, अभी हमें यफ और एक्स का मतलब आपको समझाते हैं गुणे का। ठीक, तो आप इतना 1 मिनट देख लीजिए कि अगर यफ के जितने मान हैं और यक्स के जितने मान हैं, वहाँ पर हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे, सॉरी, यफ के जितने मान हैं अगर बहुत छोटे छोटे अंकों में हैं और यक्स के मान भी बहुत छोटे छोटे अंकों में है, तो वहाँ गुणा करना आसान होता है। तो ऐसे में हम लोग प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लोग कल्पित माध्य विधि पढ़ेंगे, उसी को लघु विधि कहते हैं। ठीक है, तो उसका अपना महत्व है, एक साथ कई सूत्र देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप एक एक सवाल तो देखते जाइए। ठीक है, बाकी आप चाहे इस विधि से लगाइए चाहे उस विधि से लगाइए, आंसर वही आएगा। ठीक, तो चलिए इसको नोट करना हो कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं छोटा सा, फिर हम आपके सिलेबस पर किताब के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए उन्होंने एक दे दिया, कहा ऐसे दे देंगे, एक्स का मान दे दिए। एक्स माने क्या होता, पद। देखिए जो पहली लाइन होती है वो पद के लिए होता, हमेशा याद रखिए। अगर हो अक्सर आपके किताब में जितने सवाल रहेंगे एक्स का मान डायरेक्ट नहीं देगा, यहाँ वर्ग अंतराल दे देगा, क्लास इंटरवल दे देगा। ध्यान से सुनिए, तो जब देगा तब देखेंगे, अभी तो मौके पर एक्स आप देखिए, लेकिन इतना समझ लीजिए क्लास इंटरवल भी दे देगा, तो उससे हम एक्स का मान निकालेंगे। हमेशा पहली लाइन पद के लिए होता है, एक्स के लिए, और दूसरी लाइन भी कुछ भी लिखा हो तो दूसरी लाइन को हमेशा हम लोग बारंबारता मानेंगे हर सवाल में। पूरे स्टैटिक्स में चाहे जो चैप्टर हो आपका, शुरू से लेकर अंत तक जितने भी चैप्टर हैं, उसमें दूसरी लाइन को आप क्या मानिए, एफ मानिए। हमेशा
कुछ भी लिखा हो सकता है, कहीं लिखा हो कर्मचारियों की संख्या, कहीं लिखा रहेगा घरों की संख्या, ठीक है, कहीं लिखा रहेगा वोटरों की संख्या, ऐसे कुछ लिखा रहेगा। आप उसको लेकर टेंशन मत रहिए, जो भी लिखा रहे पहली पंक्ति एक्स के लिए होता है, वो पहली पंक्ति से हम लोग एक्स निकालते हैं। पहला स्तंभ का लीजिए या यही कभी कभी पंक्ति में देगा, तो ये जो पहली लाइन है वो पद के लिए हमेशा एक्स के लिए है, ध्यान में बैठा लीजिए, ठीक, हर सवाल के लिए। आगे स्टैटिक्स चाहे जो हो, मीन मीडियन मोड चाहे जो हो, और दूसरी पंक्ति जो है वो बारंबारता के लिए है। अच्छे से समझिए, दूसरी पंक्ति किसके लिए है? बारंबारता के लिए है, ठीक है। आप लोग वहाँ भी बैठे बैठे बोलिए दूसरी पंक्ति किसके लिए है, एकदम स्पष्ट बोलिए, दूसरी पंक्ति किसके लिए है? बारंबारता के लिए है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, जैसे ऐसे हमने दे दिया, जैसे अभी क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखते देखते आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने पद ले लिया अपनी ओर से, 3 ले लिया, 5 ले लिया, मान लो 1 ले लिया, 2 ले लिया, चलिए छोटे छोटे अंक हमने ले लिए, ठीक है। अब बारंबारता में हमने ले लिया, मान लीजिए 5 ले लिया, ठीक है। अब चलो 4 ले लिया, फिर देखिए 6 ले लिए, चलिए 3 ले लिए, चलिए हम लोग क्या ले लेते हैं, 5 लेते हैं, फिर से 5 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई अंक कहीं भी हो सकता है। मतलब 3 देखिए, उस अगर पहले वीडियो में आप देखे होंगे तो इससे उससे अर्थ निकालेंगे। 3 कितनी बार आया? 5 बार। 5 कितनी बार आया? 4 बार। 1 कितनी बार आया? 6 बार। 2 कितनी बार आया है? 3 बार। 6 कितनी बार आया? 5 बार आया। ठीक ऐसे ही तो देखेंगे। अब इसमें कह रहा है कि आप हमको समांतर माध्य ज्ञात करके बताइए। क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। तो बहुत आसान है भैया, समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करके बताइए। क्वेश्चन यही है कि आप हमको समांतर माध्य ज्ञात करके बताइए। हम एक क्वेश्चन अपनी ओर से लिए हैं, आपको समझाने के लिए लिए हैं कि आप अच्छे से समझ जाइए। तो समांतर माध्य का अभी तक हमने आपको एक सूत्र बताया कि भैया जब यफ दिया हो तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होगा, याद है कि भूल गया? ठीक है, जब यफ दिया हो तो समांतर माध्य का सूत्र, इस समांतर माध्य को थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं, ठीक। समांतर माध्य यहाँ पर बार एक्स माने समांतर माध्य, ध्यान से देखिए, और नीचे लिख दे, पता नहीं वीडियो में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। बार एक्स ज्ञात करना है। बार एक्स का मतलब क्या होता है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सिर्फ एक ही सूत्र होता है, फिर से देखिए सूत्र क्या होता है, बार एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन। यहाँ पर देखिए बहुत आसान है, बार एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन। इसके अलावा हमने कोई सूत्र आपको नहीं बताया, ठीक है। ठीक, अभी आप देखिए, तो बार एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ से भैया हमको क्या करना है, इसमें देखिए पहले सिग्मा मत देखिए, हमको यन चाहिए। पहले यहाँ क्या चाहिए? यन चाहिए। यन कहाँ से मिलेगा? हमने बहुत बार बताया, एफ को जोड़ने पर एन मिलेगा, ठीक। एफ कहाँ है? एफ है, ए है। एफ को जोड़ने पर कितना मिलेगा? एन मिलेगा। आप लोग देखिए, फिर से देखिए, अगर यही एफ पूरा अंक जो रेड कलर में लिखा गया है, ठीक है, अगर रेड कलर दिख रहा है तो यही जो अंक है वही एफ के मान है, और इन्हीं को ऐड कर दीजिए तो एन मिलेगा। एक कब तक ऐसे रहेगा? ऐसे हर चैप्टर में रहेगा। कहीं भी जहाँ एन कभी सूत्र में आ जाए तो कुछ ना करो, अगर कुछ नहीं है, सूत्र याद है ना, नहीं सूत्र है तो किताब से देख ले, हम बता रहे हैं तो लिख लीजिए। एन दिया तो कुछ ना कर पाओ तो बोर्ड परीक्षा में तो इतना कर ही सकते हो, एन इक्वल टू लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आप एन बराबर लिखो। अब इनको ऐड कर लो, ऐड माने जोड़ कर लो, तो 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 5 23, 18 5 23, चलो 23 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा 25 बना लेते तो आगे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती, तो हम ऐसा करते हैं, इसको 4 बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, और इसको 7 बना लेते हैं। अब जोड़ते हैं, फिर से जोड़ते हैं, थोड़ा सा 23 अंक भाग देना पड़ेगा तो दिक्कत होगी, ठीक। इसको फिर से देखिए क्वेश्चन, 5 4 9, 9 7 16, 16 4 20, 5 25, कितने हो गए? 25 हो गए। तो इसको हम जोड़ कर लिख दिए 25। हमारा सवाल ए है, ध्यान में रखिए, हमारा क्वेश्चन ये है। ऐसे क्वेश्चन देगा, 2 पंक्ति आपको देगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको जोड़ लिए, एन इक्वल टू 25 लिख दिए, एफ को जोड़ने पर एन मिलता है। अब एन तो हमको मिल गया, लेकिन अब हमको क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स। कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा एफ एक्स। ए एफ एक्स का मतलब इनके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं, कौन सा चिन्ह है? गुणे का निशान है,
इंटू का निशान, ध्यान से देखिए, अगर दिख रहा है यहाँ पर देखिए दशमलव नहीं, सॉरी ये इंटू का है, दशमलव मत समझिएगा, ठीक है, बीजगणित में दशमलव नहीं चलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एफ गुणे एक्स, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे एक कॉलम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉलम बनाइए एफ गुणे एक्स। अब एक्स कहाँ है, एफ कहाँ है, देखो ये एक्स है, ए एफ है, ए देखिए एफ एक्स, ऐसे ना एफ एक्स का गुणा कर लो, माने चाहे इसका गुणा इसमें करो चाहे इसमें करो, कोई दिक्कत नहीं, गुणे में आगे पीछे गुणा करने पर वही आएगा, चाहे 3 5 15 लिखोगे तब भी 15 आएगा, 5 3 15 करोगे तब भी आएगा। तो बस हमको एक्स और एफ का गुणा करके यहाँ लिख देना है। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 3 5 15, बहुत सावधानी पूर्वक अच्छे से लिखिए, 5 चौक 20, सब लोग कर सकते हो, कुछ करने नहीं है। देखिए हम क्यों कर रहे हैं, सूत्र में हमारे एफ एक्स है, ठीक है, सूत्र में क्या है, एफ एक्स है, 5 चौक 20, 7 एकन्नम 7, तो 7 पीछे लिखेंगे, ध्यान से रखिए पीछे से अंक लिखा जाता है, ठीक। अब देखो 4 दूना 8, 8 भी लिख दिए, इसी के सीध में लिखना है, 6 5 30। अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग गुणा करके लिख दिए, ठीक। लेकिन अब एफ एक्स नहीं चाहिए हमको, एफ एक्स के बाद सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा माने क्या होता है, जोड़, सिग्मा किसके पीछे लगा, एफ एक्स के पीछे लगा, एफ एक्स के पीछे सिग्मा लगा, सिग्मा का मतलब ये हो गया जोड़ डालो, किसको जोड़ डालो, एफ एक्स के पहले लगा है, एफ एक्स के पहले लगा है तो एफ एक्स को जोड़ो। तो एफ एक्स को यही जब जोड़ेंगे ना, इसी एफ एक्स वाला लाइनिया को जोड़ेंगे तो इसी को हम लोग सिग्मा एफ एक्स कहते हैं, ठीक है। अब जोड़ कर लिख लो कि एफ एक्स को जोड़ा जा रहा है, तो सिग्मा माने जोड़, एफ एक्स को जोड़ा जा रहा है, जोड़ लीजिए, 8 7 15, 15 5 20, 20 के 0, हाथ में आया 2, अब 3 2 5, 5 और 1 6, 6 2 कितना हो गया 8। देखिए बहुत सही आप लोग जोड़ लिए, ठीक है, जोड़ तो आता होगा सबको। फिर से देखिए 7 5 12, 8 20 के 0, 3 2 5 1 6, 6 2 8। अब कुछ करने नहीं, सवाल हम लोगों का हल हो चुका है भैया जी ना। अब यहाँ देखिए हमारा सूत्र तो यही है ना, हमको बार एक्स ज्ञात करना था, तो सिग्मा एफ एक्स अपान एन, यही ज्ञात करना था, इधर लिख दिए, क्या फ़र्क पड़ता, चाहे वहाँ लिखा रहा है चाहे यहाँ लिखा रहे हैं। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हो गया, सिग्मा बार एक्स का मतलब समांतर माध्य, सिग्मा एफ एक्स का मान 80, मतलब इसके जगह पर 80 लिख सकते हैं, इतना बराबर आ रहा है, 80 लिख दीजिए। और यन का मान देख लीजिए 25 आ रहा है, बहुत आसान है, 25 लिख दीजिए। अब इसी को हल कर लीजिए, वही आपका आंसर हो गया। देखिए अब हम इसको हल करते हैं, तो 5 5 25 और 5 एकन्नम 5 6 30, तो बार एक्स बराबर 16/5। ध्यान से देखिए, बार एक्स इक्वल टू 16/5। अब 5 से जब भाग दोगे ना, भाग अगर नहीं आता है देने तो सीख लो, कहीं छोटे बच्चों का किताब लेकर सीख लीजिए, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो 5 तिहाई 15, 1 मिनट, ए हो गया, 5 तिहाई 15, कितना बचा, 1 बचा, 16 में से 15 गया, 1 बचा। अब ये नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाएंगे, 0 हुआ, 5 दूना 10, अब बड़े आराम से कट गया, कितना आ गया 3.2। अब यही हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई कठिन नहीं है, अभी एक छोटा सा नमूना था, ऐसे सारे सवाल अभी आपको मिलेंगे, हम बहुत आसानी से बताएंगे कि 1 2 सवाल बताने के बाद आप पूरा प्रश्नावली ही ख़त्म कर डालेंगे, ठीक है। 2 3 सवाल हमको बताने दीजिए, आप देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अन्य अन्य सूत्रों को परिचित कराने के लिए हमको कुछ ज़्यादा सवाल बताने पड़ेंगे, ठीक है, कम से कम 4 सवाल तो बताने पड़ेंगे, ठीक। तो हम लोग देखते हैं ऐसे, अभी तो एक ऐसे उदाहरण हमने ले लिया आपको समझाने के लिए, तो चलते हैं हम दूसरा उदाहरण लेते हैं और लिखते हैं, फिर उदाहरण नहीं लेते हैं, आपकी प्रश्नावली से सवाल उठाएंगे आपके, ठीक है। आप लोगों को सिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सिखाएंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोग कर ले जाएंगे। ध्यान में रखिए एक चीज़, यहाँ x का मान लिया है, अब आपके प्रश्नावली में x नहीं दिया रहेगा, वर्गांतर दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, ठीक है। वर्ग अंतराल बताना हम लोगों को कक्षा 9th में सिखाया गया है, टेंशन मत लीजिए, नहीं आता कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर नहीं आता कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं ना, खूब अच्छे से आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, आप देखते जाइए, ठीक। 1 मिनट, ठीक। हाँ भैया चलिए अभी इसको देखिए भैया ना, अभी हम कहीं गए नहीं थे, बस यही क्वेश्चन हम लिखने के लिए चले गए थे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लिए।
अब यहाँ पर कह रहा है, हम पूरा क्वेश्चन आपका नहीं नोट किए हैं, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास किताब होगा, NCERT की बुक ले लीजिए, उसी से पूरा क्वेश्चन आप पढ़ डालिए। उसका कुल मिला जुला कर निचोड़ यही निकाला गया है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। माध्य माने समांतर माध्य, मीन ज्ञात करना है, ठीक है, बार x ज्ञात करना है, यही चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो हमने बताया कि सवाल में कितने चीज़ दिए रहेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से सवाल में 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, एक पंक्ति A, दूसरी पंक्ति A। हमने क्या बताया था? पहली पंक्ति जो होता है वो x के लिए होता है और दूसरी पंक्ति जो होता है वो f के लिए होता है। अगर आप कक्षा 9th में नहीं पढ़े हैं तो वर्गांतराल देखे नहीं हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बस इतना तो याद रखिए कि पहली पंक्ति पद के लिए होता है, पहली पंक्ति से पद आते हैं, दूसरी पंक्ति से हमको आवृत्ति मिलती है। तो हम इनको चलते हैं, सॉल्व करते हैं, ऐसे आपको मिल जाएगा, ऊपर लिखा रहेगा। और हमने थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि वही ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, ये जो पहला लाइन है, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, यही एक क्लास इंटरवल है, इसी से हमको पद x का मान मिलेगा, ठीक है। तो पहले और एक चीज़, जो क्लास इंटरवल है वो ऐसे होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 5 से 10 है ना, तो ये 10 पर समाप्त हो रहा है। फिर से देख लीजिए 5 से 10, 5 से 10 तक, तो और फिर ये 10 पर समाप्त हो रहा है, तो 10 से स्टार्ट भी होना चाहिए, इसको ध्यान से रखिए, 10 पर स्टार्ट भी होना चाहिए। 10 से 15 हो गया, 15 पर समाप्त हुआ तो 15 से स्टार्ट होना चाहिए, 15 से 20, ठीक। इसी को क्लास इंटरवल बोला जाता है, वर्ग अंतराल बोला जाता है। हम लोग इसको हिंदी में वर्ग अंतराल, इंग्लिश में क्लास इंटरवल लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। इसको देखने देखिए यहाँ पर क्या हमारा, देखिए सही है कि नहीं। ऐसे सबसे पहले तो हमको क्लास इंटरवल चेक करना होगा, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलने वाले हैं जिसमें क्लास इंटरवल बहुत ढंग से नहीं लिखा गया है, उनको पहले हमको व्यवस्थित करना पड़ता है। तो व्यवस्थित कैसे माना जाता है? जिस पर समाप्त हुआ है उसी से स्टार्ट होना चाहिए। 10 पर समाप्त हुआ है तो 10 से स्टार्ट होना चाहिए, 15 पर समाप्त हुआ है 15 पर स्टार्ट होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए। फिर अगला क्या हो जाएगा, 20 पर समाप्त हुआ तो 20 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसमें जो पहला अंक होता है ना, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, निम्नतम सीमा, हिंदी में निम्नतम सीमा, इंग्लिश में लोअर लिमिट, और इसको अपर लिमिट बोलते हैं। सब लोग समझिए पहले इसको, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। इधर वाला लोअर, ये देखिए 10 और 15 में कौन कम है? 10 कम है, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, और 25 क्या हो जाएगा? अपर लिमिट। ऐसे इसमें देखिए पहले हम वर्ग अंतराल को चेक करते हैं, 0 to 2, 2 पर समाप्त, फिर 2 से शुरुआत हुआ, 2 to 4, फिर 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, ठीक है। अब 10 पर समाप्त हुआ, तो एकदम हमारा वर्ग अंतराल सही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आगे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कुछ समस्याएं हैं, उसको हम बताएंगे उससे कैसे दूर करना है, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। ये क्या है? घरों पौधों की संख्या है। तो यहाँ पर हम एक ऐसे जो है, ये देखिए वर्टिकल में बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, कॉलम इसको बोलते हैं, एक कॉलम होता है, और इस तरीके से जो होता है रो होता है, ये पंक्ति को रो बोलते हैं, और ऐसे जो होता है वो कॉलम होता है, जो ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। तो हम एक कॉलम बनाते हैं, एक नहीं 2 कॉलम बनाएंगे, क्योंकि 2 दिया है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा और इधर हो जाते हैं, कुछ वर्क उसमें उधर भी कर लेंगे, ठीक। ऐसे हम लोगों का सॉल्व यहाँ से हो रहा है, सॉल्व लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितने कॉलम बनाएंगे? 2। अभी और भी कॉलम बनाने पड़ेंगे भैया जी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये देखिए ये पौधों की संख्या है, यहाँ लिख देते हैं पौधों की संख्या। पौधों की संख्या, पौधों की संख्या कैसे लिखा है? देखिए वर्ग अंतराल टाइप दिया है, जैसे एक अंक दिया होता तो डायरेक्ट पद हो जाता, उसको हम लोग x लिखते, ठीक। तो इसको हम लोग वर्ग अंतराल लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं, क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल,
सब लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हर सवाल में ये होगा। आप देख लीजिए, पहला वर्ग अंतराल है, इसी से हमको x का मान मिलना है, पद का मान मिलना है। तो लिख डालिए, कैसे लिखना है, 0 to 2, ध्यान से देखिए, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, कोई दिक्कत नहीं, 6 to 8, 8 to 10, सब लोग लिख सकते हैं, 10 to 12, 12 to 14, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हमने बना लिया, कोई समस्या नहीं। अब हम जो है दूसरी लाइन घरों की संख्या है, तो चाहे घरों की संख्या लिखिए या उसी को f लिख दीजिए, ठीक है। इसी को दूसरी लाइन हमने क्या बताया था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि जो दूसरी लाइन होगा वो f का मान होगा, और पहली लाइन या तो x होता है या उसी से x के मान निकल कर आते हैं, तो इसको f ही हम लिख देते हैं। क्या घरों की संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, हर सवाल में ऐसे करना है, किसी एक सवाल में नहीं, जितने सवाल हैं एक से लेकर जितने तक हैं सब में ऐसे करना है, ठीक है। तो इनको हम लिख लेते हैं 1, इनको 2, इन्हीं के सामने लिखना है, इसके सामने है ना, 0 to 2 के सामने 1 है, तो ऐसे। अब देखिए इसके सामने कितना हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है माध्य। माध्य का सूत्र याद है, माध्य का सूत्र सबको याद होगा। देखिए माध्य का सूत्र क्या होता है, बार x इक्वल टू, या समांतर माध्य का सूत्र सिग्मा एफ एक्स अपान एन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा एफ एक्स अपान एन, बहुत से लोग इसी को सिग्मा एफ भी लिखते हैं, एन को, ठीक। अब बहुत अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, यन कहाँ से मिलेगा, आप लोग बड़े आराम से बता सकते हैं। यन के बारे में हमने कहा, जब भी एफ को जोड़ लोगे, इसी एफ को जोड़ने को सिग्मा एफ भी बोलते हैं। एफ को जोड़ लो, बहुत से लोग इसको सिग्मा एफ लिखते हैं, जब सिग्मा एफ लिखेंगे तो यहाँ एन नहीं लिखेंगे, तब सिग्मा एफ लिखेंगे। चलिए हम इसको एन लिखते हैं, ठीक है। जो सिग्मा एफ होता है वही एन होता है, कुल पदों की संख्या वही बताता है। तो इसी को हम जोड़ लेते हैं, एफ को टोटल जोड़ लीजिए, बहुत आसानी से जोड़ लीजिए, ठीक। 2 1 3, ठीक, 3 1 4, 6 4 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20, बहुत सही। फिर से जोड़ लेते हैं, 3 2 5, 6 5 11, 11 5 16, 16 4 20, बहुत सही, हमने ऐड बहुत बढ़िया कर लिया, ठीक। आप लोग भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, जोड़ तो सबको आता होगा, अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब हमको क्या मिल गया, एन मिल गया। अब समस्या ये है कि जो हम अभी थोड़ी देर पहले सवाल बताए थे, उदाहरण वाला जो हमने बताया था, उसमें यक्स था, ठीक है। तो इसमें तो यक्स दिखाई नहीं दे रहा है, तो यक्स नहीं दिखाई दे रहा, तो इसी वर्ग अंतराल से ही यक्स निकलता है, ठीक। तो हम यहाँ एक कॉलम बना लेंगे एक्स का। चलिए, रेड कलर से लिखा है तो हमने रेड से ही बना लिया। अब कोई दिक्कत नहीं, यक्स बना लीजिए। यक्स कैसे ज्ञात होगा, देखिए, ए लोअर लिमिट, ए अपर लिमिट, पहला निम्नतम सीमा, उच्चतम सीमा, इसको क्या कहते हैं, निम्नतम सीमा, उच्चतम सीमा। इंग्लिश में बोलो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, जहाँ बैठे हैं वहीं से बोलिए, ठीक है। बोलिए, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, निम्नतम सीमा, उच्चतम सीमा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ऐसे बोलते जाइए, पढ़ लिए, आगे आपको खूब अच्छे से समझ में। देखिए, अब लोअर और अपर को जोड़ लीजिए और उसका जस्ट आधा कर दीजिए। तो लोअर और अपर हर जोड़ लीजिए, वही उसका आधा कर दीजिए, वही एक्स हो जाएगा। तो लोअर और अपर जोड़ोगे तो 2 और 0 इनको जोड़ लो, 2 और 0 जोड़े तो कितना आएगा, 2, और 2 में 2 से भाग देंगे, हमेशा 2 से ही भाग दिया जाएगा, तो कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया। कौन सी समस्या है भाई, 2 और 4 जोड़ो, 6, 6 का आधा कितना होता है, 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। 6 4 जोड़ो, 6 4 6 4 10, 10 का आधा, 10 का आधा 5 होता है। फिर बहुत सही, इनको जोड़कर आधा कर लो, लोअर लिमिट अपर लिमिट जोड़कर बटा 2 कर लो। मतलब इसे देखिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, एल माने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा 2 करना होता है, वही x बराबर हो जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये सब सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं यार, ऐसे खाली करते जाओ। 8 6 14, 14 का आधा कर लो, 14 का आधा सबको याद है 7 होता है, ठीक है। 10 8 18, इनको जोड़ लो, 18 का आधा कितना होता है, 9 दूना 18, 9 होता है। 12 और ये कितना हो गया, ठीक है, कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया, चलिए 22 हो गया, 22 कितना का आधा 11 हो गया। अब इनको जोड़ लो, कितना हो गया
16 10 26, 26 का आधा 13। अब देखिए ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा जोड़कर आप ऐसे लिखते जा रहे हैं, आधा आधा करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर से देखिए, हम बता रहे हैं कि आप उसको कैसे जल्दी से करेंगे, कैसे खटखटुआ मॉडल से करेंगे। तो खटखटुआ मॉडल माने कोई मतलब किताबी मॉडल नहीं है ये, मतलब जल्दी जल्दी हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे 1 और 3 मिला ना, अब इसको घेर दीजिए, अभी हम इसको बाद में, अब इसको भूल जाइए ना। देखिए 1 और 3 मिला, 2 अंक ऐसे खोज लीजिए। 1 और 3 के बीच में कितने अंक का अंतर है? 1 में 2 जोड़े तो 3 आया। ठीक है, अब 3 में 2 जोड़ दो 5, 5 में 2 जोड़ दो 7, 7 में 2 जोड़ दो 9, 9 में 2 जोड़ दो 11, 11 में 2 जोड़ दो 13। यही चीज़ या तो हमने लिखा है, तो इतना क्यों जोड़कर आधा आधा करते जा रहे हैं? ठीक है, बहुत समय लग जाएगा। आप ऐसे करिए, ऐसे देखो 1 और 2 अंक जब निकाल लो ऐसे करके, तो देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है। 1 में 2 जोड़ने पर 3 आ रहा है, बस उतने उतने जोड़ते चले जाओ, अगली संख्या मिल जाएगी। और मन कहे तो चेक कर लीजिए, कहीं भी चेक कर लीजिए, वही आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे, अगले क्वेश्चन में ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। ठीक, चलिए अभी तो आपको समझा रहे हैं, खूब अच्छे से समझिए। ठीक, बहुत धड़फड़ाहट में अगर आए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो फिर ऐसे जाइए और कहीं जहाँ और तेज़ी से पढ़ाया जाता हो वहाँ पढ़िए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब आप इसके आगे कर सकते हैं। सॉरी, हमने उस सूत्र को मिटा दिया। ठीक, ये सूत्र क्या था? ऐसे था 12x = सिग्मा fx अपान n। तो हम लोग क्या करते हैं, अब fx ज्ञात करते हैं। बहुत सही, अब हमारा वही पुराना वाला जो सवाल बताए थे वही है और कुछ नहीं। हमको क्या चाहिए? यन तो मिल गया है, यन हमेशा एफ को जोड़ने पर यन मिलता है। यन देखो रेड से यन इसको लिख दिए। चलिए, एफ को जोड़ने पर हमेशा यन मिलता है। ठीक है, अब हमको चाहिए, सूत्र में यन मिल गया, सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? पहले एफ एक्स खोजते हैं, सिग्मा बाद में, एफ गुणे एक्स। तो ऐसे हम लोग एफ गुणे एक्स करते हैं। ठीक, एफ गुणे एक्स कर लीजिए, 1 एकन्नम 1, 3 दूना 6, गुणा कर लीजिए। बस एफ और एक्स यही है, इसी का तो गुणा करके लिखना है। एफ और एक्स के बीच में गुणा है, इंटू है, गुणा करके लिखिए। 1 एकन्नम 1, 2 तिहाई 6, 1 पच्चे 5, 1 पाँचे 5, 5 साती 35। ढंग से लिखते चलिए, बस लिखने का जोड़ में बहुत महत्व है। ठीक है, तो ऐसे लिखिए, 6 9 54। बहुत सही, टेबल याद है सब लोगों को। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया, 13 तिया 39। तो चलते हैं, ए हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। सिग्मा एफ एक्स तो हमारे पास है, पूरा एफ एक्स है। सिग्मा का मतलब जोड़ लीजिए, किसको जोड़ लीजिए? एफ एक्स को जोड़ लीजिए। आ रहा समझ में ना? एफ एक्स को जोड़ लीजिए, एफ एक्स को जोड़ लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स को जब जोड़ते हैं तो उसी को सिग्मा एफ एक्स कहा जाता है। ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर, सिग्मा एफ एक्स। अब जोड़ने के पीछे जोड़ते जाइए। अगर आप लोगों को आ रहा अच्छे से समझ में, तो बिल्कुल पहले आप वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, और अभी बाद में शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा, बहुत आराम से बताया जा रहा, सब लोग कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि करने में कोई दिक्कत है। ठीक, आराम से सीख सकते हैं। भले आपने कक्षा 9th नहीं पढ़ा, 8th नहीं पढ़ा, पीछे के भी क्लास आप डिस्टर्ब रखें, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं सब सीखते जाइए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते चले जाएंगे तो हम निश्चित तौर पर आगे वीडियो ऐसे ही बनाते जाएंगे। और नहीं सब्सक्राइब नहीं होगा तो हमको लगेगा सबको लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम वीडियो क्यों बनाएंगे। ठीक है, हमको लगेगा कि हमारी शिक्षा पद्धति ही गड़बड़ है, हम लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। तो आप निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करिए। ठीक, और लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिएगा और घंटी भी दबाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं, जिससे नया वीडियो है। अब जल्दी जल्दी हम वीडियो लाएंगे और जल्दी जल्दी आपको बताते जाएंगे। बहुत कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। ठीक, वो भी क्लास 10th के लिए। आप सीखते जाइए, देखते जाइए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, तो चलते हैं। तो अभी तो 1 या 2 वीडियो हुआ, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बशर्ते आप सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक, 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 5 12 हो गया। 12 5 17, 17 4 21, 17 4 21 2 21 2 23, 23 9 कितना हो जाता है? 23 9 32, 23 9 32, 23 9 32। हाँ सही है। तो फिर से देखते हैं, हम एक बार फिर से जोड़ते हैं। 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25,
25 6 31, 31 1 32 के 2 और हाथ में आया 3, इतना कैरी हो गया। अब इसको देखिए 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, कितना आ गया 162 आ गया। फिर से देख लीजिए 6 1 7 सॉरी 3, इसको जोड़ लेते हैं, 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 3 16। अब कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। अब यही आपका सिग्मा एफ एक्स हो गया। अब हमको सवाल हम लोगों का हल हो गया। बस सिग्मा एफ एक्स बार एफ एक्स बराबर एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्या होता है यहाँ पर लिख लेते हैं सिग्मा एफ एक्स अपान एन। ध्यान से देखिए, अगर आपको आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक, जिससे चैनल हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ना, कि हमको भी लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा। ठीक है, तो चलते हैं। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हो गया 162 हो गया, 162 हो गया। एन का मान कितना है 20 है। तो ऐसे देखिए, अब एक चीज़ बहुत से लोग क्या करेंगे, करना कुछ नहीं, अब इसको काट दीजिए, 2 से तो कट ही जाएगा, 2 से कटेगा निश्चित तौर पर। तो 2 8 16 और 2 1 2 और 2 दहिया में 20, 2 1 2 2 0 0, तो कितना हुआ बार x इक्वल टू 81/10 अपान, इसको अपान बोलते हैं, बटे बोलते हैं, बाई भी बोलते हैं। अब इसमें से देखो भाग देना है ना, तो बहुत आसान है भाग देना। यहाँ भाग कैसे दिया जाता है, पहले यहाँ मत दीजिए, पहले हम जैसे बता रहे हैं, जैसे यहाँ 4 6 5 ऐसे लिखा है, 100 लिखा है, तो इसको अगर आप डायरेक्ट भाग देना चाहते हैं, अगर 1 के बाद 0 है, लेकिन ध्यान में रखिए 1 के बाद 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 के बाद कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, डायरेक्ट भाग हो जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 4 6 5, और 1 के बाद कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो पीछे से 2 अंक 1 2 पीछे से लगाना है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, हो गया डायरेक्ट भाग। ऐसे गुणा भी होता है, लेकिन हाँ 1 के बाद 0 होना चाहिए। जैसे हमने मान लीजिए 527 लिखे और ऐसे बटे 10 लिख दिए, बहुत आसान है। 1 के बाद कितने 0 हैं 1, तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भाग हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 527 और पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या करना है आपको, 1 अंक 1 के बाद 0, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, इनको हटा दीजिए, कुछ करने नहीं, डायरेक्ट भाग हो गया। तो ये हमारा समांतर माध्य हो गया भैया जी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आंसर यही आ रहा है, ठीक है, यही आना चाहिए। और एक चीज़ और देखिए, इसमें क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है, लास्ट में क्या पूछा है, इन्होंने कहा आप किस विधि का प्रयोग करके ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी विधियां हैं, हमको 2-3 विधियां तो यहाँ पर हैं, और भी विधियां हमारे पास हैं। तो देखिए हम इसको प्रत्यक्ष विधि से हल किए, ठीक है। किस विधि से हल किए, पूछ रहा किस विधि से हल करेंगे, किए प्रत्यक्ष विधि से। इसी को प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों प्रत्यक्ष विधि से हल किए, ये भी पूछ रहा है, आखिर उसका कारण क्या है कि प्रत्यक्ष विधि से क्यों हल किए। तो आप बताइए, क्योंकि इसमें f का मान बहुत छोटा छोटा है और x का मान भी बहुत छोटा छोटा आ रहा है, जिससे गुणा करने में आसानी से आ रही है। अगर मान लीजिए यहाँ 123 आ जाता और यहाँ 427 आ जाता, तो बताइए गुणा करते तो हम लोग गुणा कर पाते, गुणा करते रह जाते। यहाँ पर भी वैसी संख्या आ जाती, बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती, तो गुणा करते तो बहुत गुणा हो जाता, ठीक है, पता चलता बहुत थक जाते हम लोग, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हम क्यों इसी विधि का प्रयोग किए हैं यहाँ पर, तो हम कहेंगे जब f का मान और x का मान छोटे छोटे अंक होंगे, ठीक है, जहाँ गुणा करना आसानी हो, जहाँ हम टेबल पढ़ सकते हो या बहुत आसानी तरीके से गुणा कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 को आप स्वयं हल करिए, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को निश्चित तौर पर हल करिए, सेम तरीके से हल करिए। और जो हमारा लघु विधि या यूं कहिए कल्पित माध्य विधि, एस्यूम्ड मीन विधि, हम उसको बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराएंगे, बहुत जल्द बताएंगे। जस्ट हमारा तीसरा वीडियो इसका स्टैटिक्स का पार्ट 3 बहुत जल्द आएगा, ठीक। जल्द तभी हो पाएगा जब आप लोग खूब अच्छे से देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब होता है, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।
थैंक यू।